दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 में जो प्रश्न पत्र रद्द किया गया था उसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी यानी कि 57 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी 57 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है दोस्तों। अब इस वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। सारे प्रश्न हमारी जो पूर्व वर्षों के हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जिन प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों 57 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को, और 57 नंबर प्रश्न को एक बार और हम रिपीट करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए। चलिए, कह रहा दोस्तों 57 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीएनजी है। ठीक है, क्या है? सीएनजी है। तो याद रखिए दोस्तों, सीएनजी जो है वह है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है दोस्तों? सीएनजी क्या है? सीएनजी एक दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। और एक और पॉइंट याद रखिए कि सीएनजी के मुख्य अवयव कौन से हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीएनजी में हमारा मीथेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होता है। क्या है? सीएनजी में हमारा दोस्तों मीथेन होता है, इथेन होता है और प्रोपेन होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, परीक्षा में यह पॉइंट कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो सीएनजी के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे 58 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, 58 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। ठीक है, देखें फिर से। कह रहा है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का, यानी कि दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो याद रखिए उत्तल दर्पण का। ठीक है, एक बार और देखें, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो याद रखिए उत्तल दर्पण का, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है दोस्तों, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए उत्तल दर्पण हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है हमारा 59 नंबर प्रश्न, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड दांत। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा है दोस्तों हमारा दांत। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, और फिर दोस्तों कह रहा है कि ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। तो यही दोस्तों हमारा सही सुमेल है, यानी कि ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर हमारा बिल्कुल दोस्तों सही सुमेल है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। तो याद रखिए ऑप्शन डी हमारा जो दिया गया है पॉइंट डी, या दोस्तों बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों अम्ल वर्षा से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा अम्ल वर्षा से, फ्लोराइड प्रदूषण हो जाएगा दोस्तों दांत से, और मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी से। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है पेपर में, फिर से देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा है दोस्तों दांत, बिल्कुल गलत है। फ्लोराइड प्रदूषण कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी, यह भी हमारा गलत है। मिथाइल आइसोसाइनेट कह रहा है अम्ल वर्षा, यह भी हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा है ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, यह हमारा बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। याद रखिएगा ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, बिल्कुल सही है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। फिर कह रहा है दोस्तों फ्लोराइड प्रदूषण दांत, क्या है? फ्लोराइड प्रदूषण दांत। फिर कह रहा है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी। और ओजोन रिक्तता हमारा चर्म कैंसर, जो कि हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है, और प्रश्न भी यही दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ओजोन रिक्तता से दोस्तों हमारा चर्म कैंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए 60 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि CFL का पूर्ण रूप है। ठीक है, कह रहा है CFL का पूर्ण रूप है। तो याद रखिए दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है, क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है हमारा CFL का पूर्ण रूप। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है दोस्तों CFL का पूर्ण रूप है। तो याद रखिए दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हमारा दोस्तों CFL का पूर्ण रूप है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ऑप्शन ए। फिर देखिए दोस्तों क्या है, CFL का पूर्ण रूप है। तो याद रखें दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हमारा दोस्तों CFL का पूर्ण रूप है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों यह सामान्य लाइट बल्ब की तुलना में 1/3 विद्युत खर्च करता है और 8 से 15 गुना ज़्यादा समय तक चलता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हमारा CFL का पूर्ण रूप है। चलिए 61 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा दोस्तों निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ बढ़ेंगे। ठीक है, देखें कह रहा है दोस्तों www का पूर्ण रूप है क्या है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है www का पूर्ण रूप है। तो याद रखें दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है www का पूर्ण रूप है। तो याद रखें दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों कि www का आविष्कार दोस्तों टिम बर्नर्स ली ने किया था। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है www का आविष्कार दोस्तों, ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और www का पूर्ण रूप है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 63 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखिए दोस्तों, देखेंगे 63 नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखें यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, विटामिन सी को देखें, विटामिन सी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे। तो विटामिन सी को सुमेल करेंगे दोस्तों स्कर्वी से। ठीक है, फिर है दोस्तों फोलिक अम्ल, तो फोलिक अम्ल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों रक्ताल्पता से। क्या है, फोलिक अम्ल को हम सुमेल करेंगे रक्ताल्पता से। विटामिन ए को सुमेल करेंगे दोस्तों हम रतौंधी से। ठीक है, और विटामिन B1 को सुमेल करेंगे दोस्तों बेरी से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ फिर देखें विटामिन सी को सुमेल करेंगे दोस्तों स्कर्वी से। ठीक है, फोलिक अम्ल को सुमेल करेंगे रक्ताल्पता से। विटामिन ए को सुमेल करेंगे रतौंधी से। विटामिन B1 को सुमेल करेंगे दोस्तों बेरी से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। फोलिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों विटामिन B9। विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल। विटामिन B1 हो जाएगा दोस्तों थायमीन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखें विटामिन सी दोस्तों हमारा हो जाएगा स्कर्वी से। फोलिक अम्ल हो जाएगा रक्ताल्पता से। विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी से। विटामिन B1 हो जाएगा दोस्तों बेरी से। क्या है, विटामिन सी हो जाएगा स्कर्वी से। फोलिक अम्ल हो जाएगा रक्ताल्पता से। विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी से। विटामिन B1 हो जाएगा बेरी से। ठीक है, विटामिन सी दोस्तों हमारा हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फोलिक अम्ल होगा विटामिन B9। विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन B1 हो जाएगा थायमीन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम 64 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए कह रहा है दोस्तों प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो याद रखें दोस्तों सल्फोनिक और सल्फेनिक के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर होगा सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है दोस्तों, सल्फोनिक और सल्फेनिक के बीच कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, सल्फेनिक याद रखिएगा, सल्फोनिक इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सल्फोनिक और सल्फेनिक में कंफ्यूज मत होइएगा। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, सल्फेनिक अम्ल दोस्तों निष्कासित करते हैं जिसके कारण हमें दोस्तों प्याजों के छिलके उतारते वक्त आंसू आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, चलिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों 65 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें दोस्तों टेफ्लॉन का। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखें ऑप्शन ए टेफ्लॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों टेफ्लॉन का, कई बार पूछा गया प्रश्न है इसको। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। तो टेफ्लॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखें 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों बढ़
जाता है। ठीक है, कह रहा है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि दोस्तों जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि दोस्तों जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और एक और पॉइंट ऊपर वाला प्रश्न भी याद रखिएगा कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। ठीक है, और एक और प्रश्न याद रखें ऊपर वाला कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक। ठीक है, सल्फोनिक से कंफ्यूज मत होइएगा, सल्फेनिक अम्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोनिक और फेनिक में दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, फेनिक होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। क्या है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका कई बार पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा दोस्तों अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों अनंत, यानी कि इनफाइनाइट बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों अनंत इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। क्या है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो याद रखिएगा दोस्तों सिलिकॉन। क्या है, फिर देखिए कह रहा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो याद रखिएगा दोस्तों सिलिकॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो याद रखिए दोस्तों सिलिकॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखें दोस्तों आयोडीन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि दोस्तों कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस हमारे अस्थि एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों आवश्यक हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिएगा आयोडीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिएगा आयोडीन। और आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है, घेगा रोग, जिसे हम लोग गलगंड भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था दोस्तों हमारा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। कब दिया गया था दोस्तों, तो 1921 में, डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। और कब दिया गया था दोस्तों, तो 1921 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 71 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलिए। आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हुबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। क्या है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों पॉलीकार्बोनेट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों पॉलीकार्बोनेट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 72 नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है,
कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? क्या है? निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो याद रखें दोस्तों, सीबी देसाई। क्या है? सीबी देसाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो याद रखिए दोस्तों, सीबी देसाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो याद रखिए दोस्तों, सीबी देसाई। ठीक है, इसका डिटेल हम देखेंगे। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। गोबर में ऊर्जा बहुत मात्रा में होती है जिसको गोबर गैस प्लांट में किण्वन करके निकाला जाता है। इसका उपयोग ईंधन, प्रकाश व इंजन चलाने में किया जाता है। प्लांट से निकलने वाली गोबर खाद के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो याद रखिए दोस्तों, सीबी देसाई। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सीबी देसाई। ठीक है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। गोबर में ऊर्जा बहुत मात्रा में होती है जिसको गोबर गैस प्लांट में किण्वन करके निकाला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ईंधन, प्रकाश व इंजन चलाने में किया जाता है। प्लांट से निकलने वाली गोबर खाद के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो सीबी देसाई। ठीक है, नाम याद रखिए, कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर से देखेंगे 71 नंबर प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए, पॉलीकार्बोनेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता? तो याद रखिए, ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 72 नंबर प्रश्न भी याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, सीबी देसाई। क्या है? निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी सीबी देसाई हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कह रहा दोस्तों, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखें, विटामिन डी। ठीक है, जिसके कमी से दोस्तों कौन सा रोग? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, कह रहा है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखें, वह है दोस्तों हमारा विटामिन डी। क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखें दोस्तों, विटामिन डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? कोले कैल्सीफेरॉल दोस्तों हम लोग विटामिन D3 को कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है दोस्तों ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे, विटामिन डी इसको बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, और कोले कैल्सीफेरॉल को दोस्तों हम लोग विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, विटामिन D3 हम लोग कहते हैं दोस्तों कोले कैल्सीफेरॉल को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 74 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? देखें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। क्या है? फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, कीटों द्वारा। ठीक है, इसका पॉइंट हमारा याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, कीटों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, डिटेल देखें। कह रहा है फेरोमोन से एक स्रावित या उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में सामाजिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। यह किसी जानवर, विशेष रूप से कीटों के द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला रसायन है जो विपरीत लिंग के सदस्य को क्या करता है दोस्तों? आकर्षित करता है, फेरोमोन्स। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें कि फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, वह फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखें, ऑप्शन डी कीटों द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऊपर का प्रश्न भी याद रखिएगा कि कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखें, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर ऊपर के प्रश्न में मार्क करेंगे। ठीक है, और कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और 74 नंबर प्रश्न को याद रखें कि फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो याद रखें, बायोगैस संयंत्र। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने ऊपर देखा दोस्तों कि गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, सीबी देसाई ने। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो याद रखें, बायोगैस संयंत्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है दोस्तों कि ऊन एक प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। रेयान कह रहा है दोस्तों एक रूपांतरित स्टार्च होता है, यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, रेयान कह रहा है रूपांतरित स्टार्च होता है, तो यह गलत दिया गया है। ठीक है,
रबर कह रहा है दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और फुलरीन कह रहा है दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप होता है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, ठीक है। जबकि रेयान दोस्तों हमारा रूपांतरित स्टार्च ना होके दोस्तों यह फाइबर हो जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ देखिए, रेयान दोस्तों क्या हो जाएगा, रूपांतरित स्टार्च ना होके दोस्तों रेयान हमारा दोस्तों फाइबर से सही सुमेल होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। जबकि 3 पॉइंट जो सही सुमेल है उनको देखेंगे। ऊन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रबर हमारा एक प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल सही सुमेल है। फुलरीन हमारा कार्बन का एक अपर रूप है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऊन क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल सही है। फुलरीन हमारा कार्बन का एक अपर रूप है, यह भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। जबकि रेयान कह रहा है रूपांतरित स्टार्च, यह हमारा गलत दिया गया है। रेयान हमारा दोस्तों फाइबर से सुमेल होगा, ना कि दोस्तों रूपांतरित स्टार्च से। क्या है, रेयान हमारा फाइबर से सुमेल होगा, ना कि रूपांतरित स्टार्च से, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। ऊन हमारा एक प्रोटीन, बिल्कुल सही है दोस्तों। रबर हमारा एक प्राकृतिक बहुलक, बिल्कुल सही सुमेल है। फुलरीन हमारा कार्बन का एक अपर रूप है, बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। ऊन एक प्रोटीन है दोस्तों, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है। जबकि रेयान कह रहा है दोस्तों रूपांतरित स्टार्च, तो यह हमारा गलत सुमेल दिया गया है दोस्तों। रेयान हमारा क्या हो जाएगा, रेयान से हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइबर, ठीक है। रेयान से हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइबर, ना कि दोस्तों रूपांतरित स्टार्च, इस पॉइंट को याद रखिएगा। रेयान हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइबर। जबकि ऊन एक प्रोटीन है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, फुलरीन एक कार्बन का एक अपर रूप है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो सही सुमेल नहीं दिया गया है वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, रेयान एक फाइबर है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। क्या है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। कह रहा है कि इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है। क्या है, इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। क्या है, यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। क्या है, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन डी दो दिया गया है, यही पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। फिर से देखेंगे अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक यहां देखेंगे आप। कह रहा है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है, तो याद रखें इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, ठीक है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ठीक है। तीनों पॉइंट को याद रखें, स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर से देखें अग्नि 5 मिसाइल, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। यह तीनों पॉइंट हमारे अग्नि 5 मिसाइल के विषय में सही दिए गए हैं। तीनों पॉइंट को याद रखिए, स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहां देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। क्या है, अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि यह पूर्णतया स्वदेशी है, जो कि हमारा ऑप्शन डी कह रहा था कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, जबकि दोस्तों यह पूर्णतया स्वदेशी है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय यानी कि दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है और यह पूर्णतया स्वदेशी है और इसकी मारक क्षमता भी याद रखिएगा 5000 किलोमीटर है, ठीक है। तो अग्नि 5 मिसाइल के विषय में इन पॉइंटों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, परीक्षा में स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हम देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए 78 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है, याद रखिएगा। आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल की बात करें तो 213 के तहत, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा राष्ट्रपति होगा 123 और राज्यपाल हो जाएगा 213, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि दोस्तों ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का और राज्यपाल का याद रखिएगा 213, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम आगे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखें 79 नंबर प्रश्न हमारा, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, ठीक है। चलिए देखें 79 नंबर प्रश्न, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों यहाँ कुछ प्रावधान दिए गए हैं और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद जो दिए गए हैं उनसे हमने इन्हें सुमेल करना है, ठीक है। चलिए तो सुमेल करेंगे। कह रहा है दोस्तों विधि के सम्मुख समानता, क्या है दोस्तों, कह रहा है विधि के
समानता कह रहा है, तो इसको हम सुमेल करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 14 से। ठीक है, विधि के सम्मुख समानता तो आर्टिकल 14 से सुमेल करेंगे दोस्तों। फिर कह रहा है कार्य करने का अधिकार। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कार्य करने का अधिकार, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 से, यानी कि अनुच्छेद 41 से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। क्या है? कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 42 से। और कह रहा है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों आर्टिकल 45 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से देखेंगे। कह रहे हैं देखें, विधि के सम्मुख समानता दोस्तों यह दिया गया है। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 के तहत। क्या है? विधि के सम्मुख समानता दोस्तों इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ दोस्तों बात कर रहा है। विधि के सम्मुख समानता तो याद रखें अनुच्छेद 14। ठीक है, कार्य करने का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 41, जो कि दोस्तों हमारा किसके तहत दिया गया है? डीपीएसपी के तहत दिया गया है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां हो जाएंगी दोस्तों आर्टिकल 42 के तहत। ठीक है, फिर कह रहा है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, याद रखें आर्टिकल 45 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें विधि के सम्मुख समानता दोस्तों आर्टिकल 14 हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां हो जाएंगी अनुच्छेद 42। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा अनुच्छेद 45। ठीक है, या अलग अलग आर्टिकल भी प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे आर्टिकलों को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, फिर से देखेंगे विधि के सम्मुख समानता दोस्तों यह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा अनुच्छेद 45 में। ठीक है, फिर से देखें विधि के सम्मुख समानता दोस्तों अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां दोस्तों अनुच्छेद 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में। सही आंसर क्या मार्क करेंगे? वह मार्क करेंगे दोस्तों हम ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 80 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें जिनको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। 80 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है दोस्तों सूचना का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो हमारा 2005 का है, कह रहा है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखें यह एक विधिक अधिकार है, यानी कि इट इज दोस्तों लीगल राइट। ठीक है, यह एक लीगल राइट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, हमारा क्या सूचना का अधिकार आर्टिकल 2, जो कि दोस्तों हमारा 2005 में इसको लाया गया था, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। कह रहा है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखें दोस्तों यह एक लीगल राइट है, यानी कि यह एक विधिक अधिकार है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो याद रखें दोस्तों यह एक विधिक अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो याद रखें यह एक विधिक अधिकार है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है। और मत देने का अधिकार दोस्तों वह है हमारा संवैधानिक और विधिक अधिकार दोनों है दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मत देने का अधिकार दोस्तों संवैधानिक अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और कह रहा है कि सूचना का अधिकार दोस्तों 2005, यह याद रखें एक लीगल राइट, यानी कि यह एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए 81 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखें क्या दे रहा है। कह रहा है संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ठीक है, फिर देखें कह रहा है संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो याद रखें दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग की। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो याद रखें दोस्तों हमारे इंडियन इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की। कह रहा है संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो याद रखें ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग, और जिसका प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। 82 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? ठीक है, फिर से देखें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर। ठीक है, फिर से देखें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो याद रखिए दोस्तों चंद्रशेखर। ठीक है, कह रहा है इंदिरा गांधी भारत की प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री थी
जो राज्यसभा की सदस्य थी। यह भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट याद रखिए, ठीक है, प्रश्न बना के पूछे जा सकते हैं। कह रहा है इंदिरा गांधी भारत की प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा की क्या थी, सदस्य थी, ठीक है। फिर कह रहा है उनके बाद क्रमशः एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल व मनमोहन सिंह ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। यह भी याद रखिए, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद कौन कौन दोस्तों, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ठीक है। जबकि भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर लोकसभा सदस्य थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, तो याद रखिए दोस्तों हमारे चंद्रशेखर। जबकि दोस्तों देवेगौड़ा जी, ठीक है, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये सभी दोस्तों हमारे राज्यसभा के सदस्य थे। इस पॉइंट को याद रखिए। और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा की सदस्य थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। 82 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए यहाँ दोस्तों स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे कि यह एक दोस्तों संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है केंद्र में वित्त आयोग के जैसे, क्या है, केंद्र में वित्त आयोग के जैसे राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना सन 1983 में आर्टिकल 280 के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य था दोस्तों पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। अतः यह एक दोस्तों क्या है, संवैधानिक संस्था है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो याद रखें यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और यदि दोस्तों हम केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें तो इसका प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखें। और केंद्रीय वित्त आयोग भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नीति आयोग क्या है दोस्तों, नीति आयोग दोस्तों हमारी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 84 नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है। नीति का फुल फॉर्म भी याद रखें दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया, जो दोस्तों हमारे वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वह है दोस्तों हमारे एन.के. सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा वह थे के.सी. नियोगी, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों के.सी. नियोगी, 15वें वित्त आयोग के एन.के. सिंह, और जो हमारे नवीनतम 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों हमारे अरविंद पनगड़िया जी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोस्तों पी.एस. संगमा। क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोस्तों पी.एस. संगमा। क्या है, फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो याद रखिए पी.ए. संगमा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोस्तों पी.एस. संगमा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, दोस्तों पी.एस. संगमा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, वह करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर, और उसको आहूत करता है राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन किसमें दिया गया है, वह दिया गया है आर्टिकल 108 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 85 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। क्या है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों पंचायती राज से। क्या है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों, वह है हमारी पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची नगर निगम से, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है तो वह है दोस्तों पंचायती राज से। 10वीं अनुसूची दल बदल से। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों पंचायती राज से। क्या है, ऑप्शन ए पंचायती राज हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पंचायती राज दोस्तों, इसका प्रावधान हमारे संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों पंचायती राज से, ठीक है। और इसको दोस्तों, इसका प्रावधान हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और यह भी दोस्तों याद रखें कि पंचायती राज के तहत दोस्तों हम लोगों को कितने विषय अलॉट किए गए हैं, वह है दोस्तों 29 विषय अलॉट किए गए हैं दोस्तों भारतीय पंचायती राज
सिस्टम के तहत। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। देखिए यहाँ दिया भी गया है कि इस अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं। यह डायरेक्ट कई बार पेपर में पूछा गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कितने विषय? 29 विषय। ठीक है दोस्तों, 29 विषय हैं दोस्तों। हमारे पंचायती राज जो सिस्टम हमारा संविधान के तहत दिया गया है उसमें 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है या दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है हमारा जो है वह 11वीं अनुसूची। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 10वीं है दोस्तों दल बदल से, 12वीं है दोस्तों नगर निगम से। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ देखेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सारे प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 86 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने ऑलरेडी 85 प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, फिर वही पंचायती राज की बात कर रहा है, तो याद रखें दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों लॉर्ड रिपन। क्या है इसका राइट आंसर? मार्क करेंगे लॉर्ड रिपन। कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या है हमारा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन संबंधित है बंगाल विभाजन से, और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों संबंधित है हमारे किससे? वेबगत के सिद्धांत से। लॉर्ड कैनिंग संबंधित है दोस्तों हमारे 1857 की क्रांति से। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो याद रखिए लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन संबंधित है दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन से। लॉर्ड डलहौजी संबंधित है दोस्तों हमारे किससे? वेबगत के सिद्धांत से, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। लॉर्ड कैनिंग संबंधित है दोस्तों हमारे 1857 की क्रांति से। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों, परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलिए इनके कुछ कार्यों को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है लॉर्ड रिपन एक उदार जनतांत्रिक चेतना वाला व्यक्ति था। क्या है? लॉर्ड रिपन दोस्तों एक उदार जनतांत्रिक चेतना वाला व्यक्ति था। ठीक है, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था, जो कि लाया गया था दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासन काल में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन काल में लाया गया था? तो वह लाया गया था दोस्तों लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके कार्यकाल में हुए प्रमुख कार्य कुछ देख लेते हैं यहाँ। कह रहा दोस्तों पहली नियमित जनगणना की बात करें तो यह हुआ था दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब हुआ था? यदि बात करें दोस्तों पहली फैक्ट्री एक्ट की, तो यह भी याद रखिएगा 1881 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। दो कार्यों को देखें यहाँ। पहली नियमित जनगणना की बात करें तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्या है? पहली नियमित जनगणना की बात करें, यदि पहली सेंसस की बात करें दोस्तों, पहले प्रॉपर सेंसस की बात करें, पहली नियमित जनगणना की, तो याद रखें दोस्तों यह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहला फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो 1881 में। ठीक है, फिर है स्थानीय स्वशासन एक्ट 1882, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपना इत्यादि कार्य इनके शासनकाल में किए गए थे। ठीक है, फिर से देख लेंगे। पहली नियमित जनगणना कराई गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्थानीय स्वशासन एक्ट 1882 इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपना भी इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपना। तो हमारा प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? ठीक है, क्या रहा है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कारण कह रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, दोनों पॉइंटों को फिर देखें। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे? वह मार्क करेंगे दोस्तों हम ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि दोस्तों कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर से देखें, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और संविधान संशोधन दोस्तों हमारे संविधान के भाग 20 में दिया गया है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। कई बार पेपर में डायरेक्ट पेपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कारण कह रहा है दोस्तों संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम
उच्चतम विधायी संस्था है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है। कथन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण आर कह रहा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। यह भी हमारा सही है। ठीक है। तो सही स्टेटमेंट जो हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन ए। हमारा ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिए। अलग अलग स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। आर्टिकल 40 याद रखिए, डीपीएसपी के तहत दोस्तों हमारा क्या करता है या बात करता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो याद रखिए ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो याद रखिए ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो याद रखें ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों, यह भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखें समान सिविल संहिता दोस्तों यह दिया गया है हमारा किसमें, समान सिविल संहिता दिया गया है दोस्तों, याद रखें आर्टिकल 44 में। ठीक है। कॉमन सिविल कोड की दोस्तों किसमें दिया गया है, यह भी याद रखें आर्टिकल 44 में। और ग्राम पंचायतों के संगठनों के संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है। और कॉमन सिविल कोड दोस्तों किस राज्य में लागू है, कॉमन सिविल कोड हमारा दोस्तों लागू है वह है हमारे गोवा राज्य में। ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है। कॉमन सिविल कोड हमारा लागू है दोस्तों गोवा राज्य में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है। और कॉमन सिविल कोड को दोस्तों लागू करने वाला दूसरा राज्य हमारा बना है उत्तराखंड, नवीनतम है। ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो कौन गठन करेगा, वह गठन करेगा दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है। यानी कि दोस्तों स्टेट का गवर्नर दोस्तों हमारा राज्य वित्त आयोग की गठन करेगा। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो याद रखें संबंधित राज्य का राज्यपाल बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 90 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलें, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है दोस्तों किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें। कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ठीक है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है। डायरेक्ट आर्टिकल देख के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। ठीक है। देखें फिर से, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा महान्यायवादी, यानी कि दोस्तों हमारा अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है, यानी कि 76 में। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो याद रखें महान्यायवादी को, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जो कि हमारे दोस्तों भारत सरकार का प्रथम क्या होता है, न्यायिक अधिकारी भी होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो महान्यायवादी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसका प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। और यह दोस्तों हमारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इस पॉइंट को भी याद रखें। ठीक है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्या है, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, तो ऑप्शन बी महान्यायवादी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है।
कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कह रहा है दोस्तों भारत का संविधान है वह अब सबसे लंबा हो गया है। ठीक है, कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। ठीक है, कथन भी है, कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे यहाँ पे दोनों पॉइंट जो दिए गए हैं यानी कारण और कथन दोनों सही है दोस्तों, लेकिन सही आंसर मार्क करेंगे हम क्या है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इस पॉइंट को याद रखें। फिर कारण कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों डीपीएसपी वह लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, यह भी पॉइंट हमारा सही है, लेकिन सही आंसर मार्क करेंगे ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो इसका याद रखें सही आंसर जो हम मार्क करेंगे वह है इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। जबकि दोस्तों यहाँ 3 जो आयोग दिए गए हैं यानी कि सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, यह सभी दोस्तों हमारे क्या हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कमेटियां हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो याद रखें इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, जबकि दोस्तों सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, ये सभी दोस्तों हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कमेटियां हैं। इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो याद रखें दोस्तों सरकारिया आयोग। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों राजमन्नार समिति, फिर कह रहा है दोस्तों पुंछी आयोग। ठीक है, तो सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, ये तीनों कमेटियां दोस्तों हमारी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित हैं, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति हमारी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, तो याद रखें दोस्तों सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, ये तीनों जो कमेटी दी गई हैं ये तीनों हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित हैं, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों हमारी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित नहीं है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलें। जो भी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं दोस्तों, सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे पूर्व वर्षों के प्रश्न जो PYQ हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें, क्योंकि दोस्तों जो पूर्व वर्षों के प्रश्न होते हैं वह आगामी परीक्षाओं में हूबहू दोस्तों रिपीट कर जाते हैं, इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे, उससे पहले 93 नंबर प्रश्न के हम जो डिटेल दिया गया है उसको भी एक बार देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है हमारा। चलिए दोस्तों, ठीक है, 93 नंबर प्रश्न के डिटेल को देखेंगे। कह रहा है इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से। क्या है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से है, ना कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, जो कि हमारा प्रश्न दिया गया था। ठीक है, जिसे भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु 1998 में CPI के पूर्व नेता इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस समिति को दोस्तों गठित किया गया था 1998 में। डेट भी याद रखिए, डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। डायरेक्ट दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित है, तो याद रखें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से। ठीक है, चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका। ठीक है, प्रियम्बल की बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो याद रखें दोस्तों USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। ठीक है, कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो याद रखें USA के संविधान से। ठीक है, क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, तो याद रखें USA के संविधान से, यानी कि जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे दोस्तों प्रावधान लिया गया है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये उसके
क्या है, यूएसए के संविधान से। ठीक है, क्या है, यूएसए के संविधान से दोस्तों लिया गया है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार। और दोस्तों इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है, वह है दोस्तों हमारे जर्मनी के वाइमर संविधान से। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है दोस्तों, तो याद रखें यूएसए के संविधान से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 94 प्रश्न के बाद हम बढ़ेंगे 95 प्रश्न की तरफ। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। कई बार पेपर में पूछा गया है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। वह हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 20 और 21। कह रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो याद रखें आर्टिकल 20 और 21। क्या है दोस्तों, फिर देखें, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो याद रखें आर्टिकल 20 और 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। क्या है दोस्तों, देखें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, देखें, कह रहा है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल जो कि दिया गया है आर्टिकल 352 के तहत। फिर देखें, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, कह रहा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, चलिए तीसरा देखें, भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, अनुच्छेद 360, जो कि अपने भारत में दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। यह भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भारत में दोस्तों अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 के तहत दिया गया है, एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक है, चलिए फिर से देखें, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। पहला है दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत। डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर कह रहा है भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, आर्टिकल 360 के तहत, जो कि दोस्तों अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगाया गया है। इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, और हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 एवं 21 को। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें, जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं। ठीक है, पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न हूबहू जो पूर्व वर्षों के होते हैं वह रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या है दोस्तों, एक पिंजराबंद तोता है। क्या है, फिर से देखें, कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दोस्तों क्या है, एक पिंजराबंद तोता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोयला आवंटन घोटाला वाद में। क्या है, फिर से देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद क्या है दोस्तों, तोता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटालावाद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद तोता है। याद रखें ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटालावाद। क्या है, कोयला आवंटन घोटालावाद में दोस्तों यह हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निम्नलिखित में से, कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने पाया दोस्तों कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद तोता है हमारा कोयला आवंटन घोटालावाद में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद तोता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटालावाद, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, यहाँ देखें। ठीक है, कह रहा है डीपीएस यहाँ दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। ठीक है, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। देखेंगे क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर हमारे संविधान में यह प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो याद रखें आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A और भाग 4
क के तहत या भाग 4A के तहत इस पॉइंट को जोड़ा गया है हमारे संविधान के तहत। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। डिटेल एक बार हम देखेंगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो याद रखें आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो याद रखें अनुच्छेद 51A में आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 50 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आर्टिकल 51A में। इस पॉइंट को याद रखें, डिटेल एक बार देख लें। केंद्र सरकार ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 को जोड़ा गया और इस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, किसकी अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और हम बढ़ेंगे दोस्तों अब इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए 98 नंबर प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा इकोनॉमिक्स का। कह रहा है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो याद रखें 2008 में। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि असामाजिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो याद रखें 2008 में। फिर देखेंगे, कह रहा है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो याद रखें दोस्तों 2008 में। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो याद रखें 2008 में। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। क्या है? मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो याद रखें दोस्तों, कह रहा है संसाधनों का समुचित प्रयोग। फिर कह रहा है दोस्तों उत्पादकता में वृद्धि। फिर कह रहा है दोस्तों कुशलता में विकास। तो याद रखें उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो याद रखें संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास। बिल्कुल राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर देखें, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 100वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है औद्योगिक वित्त सिडबी। क्या है? कह रहा है औद्योगिक वित्त हमारा सिडबी प्रदान करता है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों क्या कि सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। क्या है? सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों ग्रामीण साख हमारा नाबार्ड प्रदान करता है। और कह रहा है दोस्तों ग्रामीण रोजगार SJSRY। ठीक है, कह रहा है ग्रामीण रोजगार SJSRY। ठीक है, तो जो हमारा सुमेलित नहीं है वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही सुमेल नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों, कह रहा है कि औद्योगिक वित्त सिडबी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है, औद्योगिक वित्त सिडबी। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। क्या है? सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। फिर कह रहा है दोस्तों ग्रामीण साख नाबार्ड। क्या है? ग्रामीण साख नाबार्ड। ठीक है, फिर से देखें औद्योगिक वित्त सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख दोस्तों नाबार्ड। फिर कह रहा है ग्रामीण रोजगार SJSRY, तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है। डिटेल देख लेते हैं। SJSRY यानी कि दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात कर रहा है। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना तो शहरी बेरोजगारों तथा अल्प रोजगार गरीबों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रारंभ करने के लिए उत्साहित करने के लिए थी। शेष युग्म सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात कर रहा है किसकी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की, जबकि यहाँ दिया गया है ग्रामीण रोजगार। यहाँ हमारा सही सुमेल नहीं है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, ऊपर के 3 पॉइंट सुमेल हैं, देख लेंगे। औद्योगिक वित्त दोस्तों सिडबी बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण बिल्कुल सही सुमेल है। ग्रामीण साख दोस्तों नाबार्ड हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, औद्योगिक वित्त दोस्तों सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख दोस्तों नाबार्ड हमारे तीनों पॉइंट सही सुमेल हैं। जबकि दोस्तों ग्रामीण रोजगार हमारा SJSRY से सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह हमारा सुमेल है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार दोस्तों कह रहा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो यह हमारा गलत सुमेल है, ऑप्शन डी। इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, यहाँ देखें 101 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, नाबार्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसकी स्थापना दोस्तों हमारी
12 जुलाई 1982 को शिवारमन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो याद रखिए दोस्तों, नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवारमन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। इस पॉइंट को भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो याद रखिए दोस्तों, नाबार्ड। ठीक है, बाकी दोस्तों दिया गया है कि व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक, आरआरबी, ये सभी दोस्तों हमारे क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं, जबकि नाबार्ड हमारा कार्यान्वित नहीं करता है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को दोस्तों शिवारमन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ेंगे 102वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है हमारा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए देखेंगे। चलिए 102वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है दोस्तों जनश्री बीमा योजना। ठीक है, कह रहा है जनश्री बीमा योजना, कह रहा है सन 2000, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कह रहा है दोस्तों 2005 में। फिर कह रहा है दोस्तों एमजी नरेगा 2003 में। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, एमजी नरेगा जो दिया गया है या गलत दिया गया है, या 2003 ना होकर 2006 होगा। ठीक है, कह रहा है आम आदमी बीमा योजना 2007, बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। तो जो सही सुमेल नहीं है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि एमजी नरेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर से हम देखेंगे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखें दोस्तों, कह रहा है कि जनश्री बीमा योजना 2000, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा सन 2000 में जनश्री बीमा योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो इसको दोस्तों कह रहा है कि 2005, बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है एमजी नरेगा 2003, तो यह दोस्तों एमजी नरेगा 2003 ना होकर 2006 होगा, यही हमारा गलत सुमेल है। आम आदमी बीमा योजना 2007, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग एक और वीडियो लाएंगे और पूरी तरीके से दोस्तों हम इस प्रारंभिक परीक्षा जो 2015 रद्द प्रश्न पत्र था इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत सारी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।